नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, अभी जब से भारत में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा समाप्त किया, उसके बाद पूर्वोत्तर के 3 राज्यों का जो चुनावी रिजल्ट आया, उससे वो इतना बौखला गया है, इतना परेशान हो गया पूरी कांग्रेस पार्टी। ऐसे परेशान तो 2014 से ही है, लेकिन अब इधर आके जैसे-जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, उनकी परेशानी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। और उस बौखलाहट में, उस निराशा में डूबे हुए राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाके जिस तरह से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, उसके वजह से भारतीय संसद में उनके माफ़ी मांगने पे भारत के वर्तमान जो शासन व्यवस्था है उसके सांसद और भारत के लोग अड़े हुए हैं। और वाकई राहुल गांधी ने जिस तरह से विदेशी धरती पे बैठ के भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का, गाली देने का काम किया है, पूरे भारतीयों को गाली देने का काम किया, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ पूरे कांग्रेसियों को माफ़ी मांगनी चाहिए। पर ये कांग्रेसी कितना निर्लजता के साथ राहुल गांधी की इस कुकृत्य को नरेंद्र मोदी के कहे गए एक वाक्य के पीछे छुपाने का कोशिश कर रहा है। दरअसल पूरी कांग्रेस पार्टी अभी इस बात को कहते हुए, आप सुन लीजिएगा पूरी कांग्रेसियों से, कि विदेशी धरती पे सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने भारत को बदनाम करने की शुरुआत की। दरअसल नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में दक्षिण कोरिया की यात्रा पे थे और उस समय उन्होंने दक्षिण कोरिया में अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि 2014 से पहले भारत में भारतीय होने पे भी भारत के लोगों को शर्म आती थी। इसी बात को पूरी कांग्रेस एवं उनके चमचे चाटुकार जब से ही लेके घूम रहे हैं। और अभी राहुल गांधी के इस कुकृत्य को, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि वो किस तरह से भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं, विदेशी ताकतों के साथ एक गठबंधन कर रहे हैं, उसको छिपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कहे हुए बातों को आगे ला रहा है। तो हमें यह समझना है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2014 से पहले भारतीयों को भारतीय होने पे शर्म आती थी, वो कितनी जायज़ थी और क्यों नहीं शर्म आनी चाहिए थी। हम इसी बातों को थोड़ा सा अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद भारत की जो नवनियुक्त सरकार थी, उनका काम था कि भारत के हित में, भारत के लोगों के हित में कार्य करना। और भारतीय को और भारत के लोगों को उम्मीद भी यही थी कि जो उस समय की सरकार थी, चाहे वो किसी भी तरीके से बनी थी, कैसे बनी थी, किस तरह से प्रधानमंत्री बना, कौन क्या कैसे बना, वो सब जानता है, हम उस विषय को नहीं देखेंगे। सिर्फ ये समझेंगे कि किस तरह से उस समय की सरकारों ने भारत के खिलाफ और भारतीयों के खिलाफ काम किया, जिससे भारत में रह भारत के लोगों को, भारतीयों को शर्म आती थी और आनी चाहिए थी। और जिनको नहीं आई, वाकई वो बेशर्म लोग थे, जिनको शर्म नहीं आई। आज़ादी के बाद आप गूगल कीजिए तो आपको समझ में आए कि जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बना था। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। आप अब्दुल कलाम आज़ाद के संबंध में अगर आप पढ़िए तो जितना भी आपको गूगल पे मिलेगा या कहीं मिलेगा, किस तरह से एक तरह से उसको ग्लोरीफाई करके लिखा गया है, जो हकीकत नहीं था उसके बारे में, उसमें भी कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। हकीकत भी है, ऐसा नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया, देश का पहला शिक्षा मंत्री, जिसका शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, ना ही भारत से उसका लेना देना था। विदेशी धरती पे जन्मा हुआ व्यक्ति, मदरसा छाप, मदरसे में पढ़ा हुआ मौलाना, उसको उस भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया, प्रथम शिक्षा मंत्री, जिस भारत को दशकों गुलामी के जंजीर से आज़ादी मिली थी। और उस भारत के ऊपर एक जिम्मेवारी था, उस समय के सरकार के ऊपर जिम्मेवारी था कि भारत के उस पौराणिक सांस्कृतिक पहचान, सभ्यता को वापस लाए, उस डूबी हुई सांस्कृतिक पहचान को
वापस अपने जगह पे लाने की। उस समय एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया जो कभी किसी स्कूल यूनिवर्सिटी का मुंह तक नहीं देखा था, सिर्फ मदरसे में पढ़ा था, और वो भी सिर्फ इस्लामिक शिक्षा। अभी कुछ साल पहले जिस मदरसों में किसी तरह का कोई इस्लामिक शिक्षा के अलावा कोई और शिक्षा नहीं दिया जाता था, तो 1947 से पहले कैसे किसी मदरसा में कोई गणित और हिंदी और दूसरे इतिहास कुछ पढ़ सकता था। लेकिन उस मदरसा छाप मौलाना को भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया, जिसने भारत के सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया, किस तरह से पूरे भारतीय इतिहास को मटिया मेट किया और अपने शासकों औरंगजेब से लेके बाबर, अकबर सबको महान बताया और भारतीय वीर पुरुषों को बुजदिल और कमजोर साबित किया। और उस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री किस कीमत पे बनाया गया था? क्या उस समय भारत में कोई उस तरह का भारतीय व्यक्ति नहीं था जो भारत के शिक्षा मंत्री के बनने के लायक था? क्या कोई पढ़ा लिखा, अब्दुल कलाम आजाद से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था? उस समय भी एक से एक बड़े विद्वान भारतीय थे, जिनको अनदेखा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जानबूझकर इस तरह के मदरसा छाप मौलाना को शिक्षा मंत्री बनाया। जबकि उस समय कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, श्री राजगोपालचारी, भीमराव अंबेडकर और बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग थे जिसको शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता था, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं किया। एक मदरसा छाप मौलाना को शिक्षा मंत्री बनाया। तो क्यों नहीं भारतीयों को शर्म आनी चाहिए? क्यों नहीं शर्मसार होना चाहिए? उसके बाद 1948 में जब देश की सरकारों पे जिम्मेवारी थी कि वो देश के हित में काम करे, उस समय देश के सेना के नाम पे सबसे पहला घोटाला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने कार्यकाल में, अपने देखरेख में एवं उनके सबसे चहेते यूनाइटेड किंगडम के उच्चायुक्त बीके कृष्ण मेनन के 60 गांठ से जीप घोटाला हुआ। सेना के नाम पे घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। उस घोटाले के लिए देश से लेकर विदेश तक में चर्चा हुआ था। क्यों नहीं भारतीयों को शर्मसार होना चाहिए था? क्यों नहीं शर्म आनी चाहिए थी? उसके बाद जिस बीके कृष्ण मेनन के ऊपर आजाद भारत का पहला घोटाले का आरोप था, उस बीके कृष्ण मेनन को 1957 में वही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का रक्षा मंत्री बनाया। और उस रक्षा मंत्री के शासनकाल में 1962 में भारत को चीन से युद्ध हारना पड़ा, जिसका उदाहरण आज भी चीन कभी भारत को देता रहता है। भारत की कितनी बदनामी हुई, फिर भी भारतीयों को शर्म नहीं आया। उस समय कांग्रेसियों को, उनके चमचे चाटुकारों को शर्म नहीं आया। क्यों नहीं भारतीय होने पे शर्मिंदगी महसूस हुई होगी भाई? और नहीं हुआ तो तुम बेशर्म थे जो तुम्हें शर्म नहीं आया। उसके बाद 1966 में इतने बड़े देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पाकिस्तान के साथ समझौते के तुरंत बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु पे ना ही कोई जांच होता है उस समय तात्कालिक रूप से, ना ही उसके बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। किसको शर्म नहीं आई होगी उस समय कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री का रहस्यमयी तरीके से विदेशी धरती पर मौत हो जाती है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर भी शर्म नहीं आई कांग्रेसियों को। उसके बाद 1975 में 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके
सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का आरोप लगा और कोर्ट ने उनको आरोपी साबित किया। कोर्ट में उनका आरोप साबित हुआ, उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। उस फैसला से उनके खिलाफ जो राजनीतिक विरोध भारत में उत्पन्न हुआ, उस राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए एक लोकतांत्रिक देश पे 1975 में आपातकाल जैसी धब्बा थोपा गया। आपातकाल 21 महीने का आपातकाल लगाया गया, सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए, उनकी आवाजों को दबाने के लिए। और फिर भी कांग्रेसियों को शर्म नहीं आया। क्यों नहीं भारतीयों को शर्म आनी चाहिए 2014 से पहले भारतीय होने पे? और इसमें गलत क्या था? क्या गलत कहा था नरेंद्र मोदी ने? उसके बाद 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, एक मजबूत बहुमत से, भारत के इतिहास में सबसे अधिक बहुमत से चुने हुए प्रधानमंत्री, खुद ये स्वीकार किया था उड़ीसा में एक जनसभा में कार्यक्रम के दौरान कि भारत सरकार दिल्ली से 1 रुपया भेजती है तो मजदूर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 15 पैसे लोगों को मिलता है, बाकी 85 पैसे दलाल खा जाते हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। क्यों नहीं भारतीयों को शर्मसार होना चाहिए था? क्यों नहीं शर्म आया? और क्यों नहीं शर्म आनी चाहिए? ये कांग्रेसियों को बताना चाहिए। उसके बाद 2004 से 2014 के बीच जिस तरह से भारत में हर एक सरकारी मंत्रालय में घोटालों का जो एक लंबा फहरिस्त चला, हर एक मंत्रालय, शायद ही कोई ऐसा मंत्रालय बचा जिस मंत्रालय में घोटाले नहीं हुआ। जिस 2004 से 14 के दौरान भारत की पहचान सिर्फ घोटाले के रूप में हुई पूरी दुनिया में, उस पर भी अगर कांग्रेसियों को शर्म नहीं आया तो फिर उनके पास शर्म बचा हुआ है या ना, ये भी सोचना जरूरी है। क्योंकि क्या क्या घोटाला नहीं हुआ? 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, अभी एक और नया घोटाला आया था नोटों की छपाई में, कैश घोटाला। क्या क्या घोटाला नहीं हुआ था भाई। उसके बाद 2011 में ही यूपीए शासन के दौरान, यूपीए 2 शासन में जो तत्कालीन विदेश मंत्री था एसएम कृष्णा, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो कि धरती का, पूरे विश्व का सबसे मजबूत मंच है, उस पे कही गई एक एक बात का एक अलग प्रभाव होता है पूरी दुनिया में, हर एक देशों के ऊपर। उस संस्था में खड़े होकर तत्कालीन विदेश मंत्री, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से भारतीय लोकतंत्र को मजाक बना के रखा था पूरी कांग्रेस पार्टी ने और उस समय के तत्कालीन सत्ता व्यवस्थाओं ने, कि एक विदेश मंत्री को सुरक्षा परिषद में सुरक्षा सुधारों पे भाषण देना था और उसको ये नहीं पता लगा कि वो अपने देश का भाषण पढ़ रहा है या किसी दूसरे देश का। किसी देश के विदेश मंत्री को ना पता है कि वो भाषण किसका पढ़ रहा है। इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है, शर्मनाक क्या हो सकता है उस देश के लिए। फिर भी कांग्रेसियों को शर्म नहीं आया, फिर भी भारतीयों को शर्म नहीं आनी चाहिए थी। क्यों नहीं आनी चाहिए थी भाई? एसएम कृष्णा संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर पुर्तगाल के भाषण पढ़ना शुरू कर दिया और 3 मिनट तक उन्होंने पुर्तगाल का भाषण पढ़ते रहे। उनको पता नहीं लगा कि किस देश का भाषण है, हमारे देश का या किसी दूसरे देश का है। जब भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी जो वहां पे रहते थे, जो उच्चायुक्त थे वहां पे, जो दूतावास में काम करते थे, हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने जब उनको टोका, उनको बताया, तब उनको ध्यान आया कि ये दूसरे देश का भाषण हम पढ़ रहे हैं। किस तरह के एकदम मूर्ख और जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल लोगों को मंत्री बनाया जाता था। और ये कांग्रेसी कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बदनाम किया। अरे बदनाम क्या किया? मोदी ने हकीकत बताया, जो तुम लोग कर रहे थे, जो इस देश में आजादी के बाद से हो रहा था। जिस तरह से तुमने लोकतंत्र को पूरे विश्व में एक घोटाला तंत्र का रूप दे दिया था। कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई भी शासनकाल नहीं था, ऐसा कोई भी सरकार नहीं थी जिस सरकार के ऊपर
घोटाले का आरोप ना लगा हो, जिस प्रधानमंत्री के ऊपर घोटालों का आरोप ना लगा हो। एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है, खास करके नेहरू गांधी परिवार के व्यक्ति, जिसके ऊपर घोटाले का आरोप ना लगा हो। और ये कहते कि भारतीयों को शर्म शर्म नहीं आती थी। क्या वो दिन भूल गए जब भारत से कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब विदेश जाते थे तो उनको चेकिंग के नाम पे उनके कपड़े तक उतरवाए जाते थे भारतीय विदेशी एयरपोर्टों पे, फिर भी शर्म नहीं आई किसी को। किस तरह का पहचान भारत का बना रखा था पूरे दुनिया में। और यह चमचे चाटुकार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने भारत को बदनाम किया, और उस बात के पीछे यह मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के बयानों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा था सही कहा था, वो हकीकत था भारत के लिए कि 2014 से पहले भारत की ऐसी छवि बन गई थी पूरे देश में, पूरे दुनिया में, कि हर एक भारतीयों को शर्मिंदगी महसूस होती थी, और जिनको नहीं होती थी वो वाकई बेशर्म लोग थे। अगर इतने सारी घटनाओं के बाद भी अगर किसी को शर्म न आए तो उन्हें बेशर्म ही कहा जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।